हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉ के पार्ट 4 में। पिछले पार्ट में हमने सॉ की बैक स्टोरी देखी। इस पार्ट में हम जिक्सॉ के बारे में और जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जिक्सॉ की ऑटोप्सी से। पिछले पार्ट में जिक्सॉ मारा गया था। अब इस पार्ट में जिक्सॉ का पोस्टमार्टम हो रहा है। जिक्सॉ के एक एक बॉडी ऑर्गन को बाहर निकाला जाता है। जब उसके पेट को बाहर निकालते हैं तब उसमें से एक टेप निकलती है। आप जानते ही होंगे कि पिछले पार्ट में जिक्सॉ एक टेप पर वैक्स डाल रहा था। ये वही टेप है। वैक्स उसने इसलिए डाली थी कि ताकि वो उसे आसानी से निगल पाए और टेप खराब ना हो। इससे हम जान सकते हैं कि जिक्सॉ का दिमाग किस लेवल पर काम करता है। ये सभी जानकारी पुलिस को दी जाती है और डिटेक्टिव हॉफमैन वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। वो उस टेप को प्ले करता है और वो टेप उसी के लिए थी। उसके सामने ही जिक्सॉ की डेड बॉडी पड़ी है, फिर भी जिक्सॉ उससे बात कर पा रहा है। जिक्सॉ उसे कहता है कि उसे भी टेस्ट किया जाएगा और उसके मरने से उसका काम रुका नहीं है, बल्कि अभी तो गेम शुरू हुई है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दो आदमी जिक्सॉ के एक गेम में फंसे हुए थे। एक का नाम है आर्ट ब्लैंक, जिसके होठ सिले हुए हैं, और दूसरे का नाम है ट्रेवर, जिसकी आंखें सिली हुई है। उनके गले में एक चेन थी जो कि एक बीच में रखे मशीन से कनेक्टेड थी। वो मशीन उनके चेन्स को रोल कर कर उन्हें खींच रही थी। इससे पहले वो दोनों क्रश हो जाए, उन्हें उन चेन से फ्री होना था और उन चेन्स की चाबी एक दूसरे के पीछे थी। आर्ट तो अपनी चाबी देख लेता है, लेकिन ट्रेवर नहीं देख सकता था और ना ही आर्ट उसे बता सकता था। अब आर्ट को तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो अपनी चाबी लेने जाता है। लेकिन चाबी लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ट्रेवर उसे ही कातिल समझ रहा था। चाबी लेने का एक ही तरीका था और वो था ट्रेवर को जान से मारना। आर्ट बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो ट्रेवर को मारकर फ्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्वेट टीम को, जो कि जिक्सॉ के एक गेम लोकेशन पर पहुंची थी। उस टीम का लीडर रिक था, जिसे हम पिछले तीनों पार्ट में देख चुके हैं। उसके साथ हॉफमैन भी था, और क्योंकि वो जिक्सॉ की गेम लोकेशन थी, इसीलिए वो पूरी सावधानी बरतते हैं। वो एक कैमरा डिवाइस से कमरे का जायजा लेते हैं और वो देखते हैं जिक्सॉ का विक्टिम, जो कि थी एलिसन। लेकिन हम जानते हैं कि वो असल में एमेंडा की विक्टिम थी। रिक बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस जाता है, लेकिन यह उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ था, क्योंकि अंदर कुछ और ट्रैप्स हो सकते थे। लेकिन रिक को लगा एलिसन अभी भी जिंदा है और वो उसे बचा सकता है, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। एंजल ट्रैप तो आपको याद ही होगा। इससे रिक को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि पहले उसका साथी एरिक गायब हो गया और अब उसकी दूसरी साथी एलिसन भी मारी गई। वो क्लियरली एक जिक्सॉ ट्रैप लग रहा था, लेकिन उसने जिक्सॉ के रूल के हिसाब से काम नहीं किया। इसीलिए हॉफमैन सोच रहा था कि शायद ये एमेंडा का काम हो सकता है। तभी वहाँ पर दो FBI एजेंट, एजेंट स्ट्रैम और एजेंट पेरिस आते हैं। वो एलिसन के पुराने दोस्त थे और कुछ ज्यादा समझदार भी थे। वो दिमाग लगाते हैं कि आपने आखिरी सांसें गिन रहा आदमी किसी को उस ट्रैप पे कैसे लटका सकता है। हॉफमैन कहता है कि एमेंडा ने उसकी मदद की होगी, लेकिन एमेंडा की बस की बात भी नहीं थी। एलिसन को उस ट्रैप में किसी हट्टे कट्टे आदमी ने फंसाया था। अब वो दोनों वहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें एलिसन का एक मैसेज मिला था, जो कि था ओपन द डोर एंड यू विल फाइंड मी, और साथ एक चाबी भी थी। हॉफमैन को इस मैसेज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वहाँ पर उन्हें एक बुलेट भी मिलती है, जिसे वो फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। रिक एलिसन के कातिल को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो जिक्सॉ की एक्स वाइफ जिल टेक की इंट्रोगेशन वीडियो देख रहा था। ये वही औरत है जिसे हमने जिक्सॉ के सपने में देखा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑफिसर पूछताछ कर रहा है वो हॉफमैन है, और सामने टेबल पर बिली की फोटो रखी है। हॉफमैन उसे जिक्सॉ की डॉल के बारे में पूछताछ कर रहा है। रिक वहाँ से अपने घर जाता है और वो देखता है उसकी वाइफ सामान पैक करके अपने माँ के घर जा रही थी, क्योंकि रिक अपने घर आता ही नहीं। वो जिक्सॉ के केस में बुरी तरह फंसा हुआ है। उधर एजेंट स्ट्रैम और पेरिस भी थोड़ी छानबीन कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि जिक्सॉ की अपनी खुद की एक कंपनी थी, उसके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री भी थी, तभी वो इतने परफेक्ट ट्रैप बना पा रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिसन ने एक और मैसेज भेजा था, जो कि था दो ऑफिसर खतरे में हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने हॉफमैन को कुछ भी नहीं कहा। हॉफमैन को खबर मिलती है कि एक हॉस्पिटल से एक डॉक्टर गायब हो गया है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उधर रिक अपने घर में अकेला था, कोई उसके घर में ही उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर रिक पर अटैक होता है और वहाँ पर एक पिगमास वाला आदमी हॉफमैन पर अटैक कर देता है। अब जिक्सॉ भी मर गया और एमेंडा भी। तो ये पिगमास वाला आदमी कौन है? रिक को होश आता है तो वो खुद को अपने बाथरूम में पाता है। उसे जिक्सॉ का मैसेज मिलता है, जिसमें वो बताता है कि एरिक अभी भी जिंदा है। एमेंडा ने तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जिक्सॉ ने उसे बचा लिया और 6 महीने से उसे कैद किया हुआ था। यहाँ हम एरिक के साथ हॉफमैन को भी देख सकते हैं। जिक्सॉ बताता है कि एरिक बर्फ के ऊपर खड़ा है, 90 मिनट में वो बर्फ पिघल जाएगी और एरिक फांसी पर लटक जाएगा। उसके साथ साथ हॉफमैन भी
मारा जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघलकर जो पानी बनेगा वो हॉफमैन के नीचे जमा होगा और जब वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएगा तब वो एक इलेक्ट्रिक वायर को टच करेगा और हॉफमैन मारा जाएगा। रिक हमेशा ही सबको बचाना चाहता था, ये उसके लिए एक ऑब्सेशन था और इन ऑब्सेशन की वजह से वो कई गलत फैसले लेता है, जिसका सैंपल हमने अभी देखा ही था। और आज सच में जिक्सॉ उसे किसी को बचाने का मौका दे रहा है, चॉइस उसकी है। वो देखता है कि उसके लिविंग रूम में एक पिग मास्क पहने कोई बैठा हुआ था। वो एक लड़की थी जो कि उस चेयर से चेन थी और उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था। वहाँ पर एक वॉल पर लिखा था सी वॉट आई सी, कि वो देखो जो मैं देखता हूँ। जैसे रिक उसके पास जाता है एक वीडियो टेप चालू हो जाती है जिसमें जिक्सॉ उसे बताता है कि उस लड़की का नाम ब्रेंडा है और वो एक प्रोस्टिट्यूट है। इस वक्त उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसकी मदद करना रिक का काम नहीं है। जिक्सॉ उसे वहाँ से चुपचाप चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि ब्रेंडा ने कुछ क्राइम्स भी किए हैं। यहाँ पर रिक को वो देखना है जो जिक्सॉ देखता है, चॉइस उसकी है। क्या वो अपने ऑब्सेशन की तरफ जाएगा या जिक्सॉ की सलाह की तरफ? और वो क्लियरली अपने ऑब्सेशन की तरफ जाता है। जैसे वो उसका मास्क हटाता है वो ट्रैप शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसकी स्केल खींचने लगता है। वो ट्रैप के ऊपर गोलियां चलाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ब्रेंडा उसे बताती है कि इसके लॉक का कॉम्बिनेशन गियर्स पर लिखा है। रिक जल्दी से उस कॉम्बिनेशन को ढूंढकर ब्रेंडा को फ्री कर देता है, लेकिन तब तक उसकी स्केल बहुत ज्यादा खींच चुकी थी। कम से कम रिक ने उसकी जान बचा ही ली, लेकिन फिर भी ब्रेंडा उस पर चाकू से हमला कर देती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और सेल्फ डिफेंस में ब्रेंडा को मार देता है। अब ब्रेंडा ने ऐसा क्यों किया? जान बचाने के बावजूद उसने रिक पर हमला क्यों किया? क्योंकि जिक्सॉ ने उसे भी एक टास्क दिया था। आपने देखा कि उसके पास एक टेप रिकॉर्डर भी था। उस टेप रिकॉर्डर से उसे पता चलता है कि ब्रेंडा का टास्क उसे मारने का था, क्योंकि सिर्फ इसी तरह से वो अरेस्ट होने से बच सकती थी और ये टास्क उसे तब परफॉर्म करना था जब रिक उसको बचा ले। अगर रिक जिक्सॉ की सलाह मानकर वहां से चला जाता तो ना ही वो ट्रैप स्टार्ट होता और ना ही ब्रेंडा मारी जाती। चॉइस रिक की थी और उसके ऑब्सेशन ने उसे फिर से गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर दिया। रिक को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक मैसेज था, वन सेव ए लाइफ वन टेक इट अवे। उस बॉक्स में 2 चाबियां थी, यानी कि एक जान बचाएगी और दूसरी ले लेगी। अब हम ये पहले ही देख चुके हैं। जो टास्क अब रिक के चल रहे हैं वो पहले जेफ के चल रहे थे। इसका मतलब जिक्सॉ रिक को भी अपने टीम में शामिल करना चाहता है। उसमें से एक चाबी थी एक होटल के रूम नंबर 261 की। रिक बिना कुछ सोचे समझे उस होटल के लिए निकल जाता है। उधर जिक्सॉ के क्राइम सीन पर मिले एक बुलेट के फिंगरप्रिंट्स रिक के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं और उसके घर से गोली चलने की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। इसलिए वो दोनों एजेंट रिक के घर के लिए निकल जाते हैं। रिक के घर में उन्हें ब्रेंडा की लाश मिलती है और साथ ही वहाँ पर कई सारी फोटोज भी थी जिनमें हॉफमैन और एरिक की फोटो भी शामिल थी। यहाँ एलिसन का मैसेज कुछ सेंस बना रहा था, यानी 2 ऑफिसर्स की जान खतरे में है। वहाँ पर जिक्सॉ का एक मैसेज भी था जो था सी व्हाट आई सी, और वो वैसे ही देखने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें एक क्लू मिलता है, 4 वॉल्स बिल्ड हाउस। स्वयं बहुत तेज था और वो 1 मिनट में इस क्लू को पकड़ लेता है। उन फोटोज में से वो 4 फोटोज को निकाल लेता है जो कि जिक्सॉ की एक्स वाइफ जिल टेक की थी। वो सीधा जिल टेक को पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एरिक और हॉफमैन को, और ये भी देखते हैं कोई उनके गेम को कंडक्ट कर रहा था। जिक्सॉ रहा नहीं, एमेंडा बची नहीं, तो वो कौन है? उधर रिक उस होटल रूम में पहुंच जाता है। वहाँ उसे उसकी वाइफ ट्रेसी की फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा था शी नीडेड यू। वहाँ पर एक बॉक्स था जिसमें जिक्सॉ का पिग मास्क था, एक टेप रिकॉर्डर और एक फोटो। वहाँ पर रिक के लिए एक मैसेज भी था, फील व्हाट आई फील, यानी कि वो महसूस करो जो मैं महसूस करता हूँ। उस टेप रिकॉर्डर से रिक को ये पता चलता है कि वो फोटो उस होटल के ओनर की है और वो काउंटर पे ही खड़ा है और वो एक सीरियल रेपिस्ट है। जिक्सॉ कहता है कि आइवन की लाइफ तुम्हारे हाथों में है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ अपनी हेल्प कर सकता है। साथ वाले रूम में आइवन के लिए एक ट्रैप था। रिक को उसे उस ट्रैप तक ले जाना था, लेकिन चॉइस उसकी थी। अब वो किसी तरह आइवन को उस रूम में ले आता है। जो दूसरी चाबी उसे उस बॉक्स से मिली थी उससे उस दरवाजे का लॉक खुलता है। अंदर आइवन की क्राइम्स की पिक्चर भरी पड़ी थी। वहाँ पर एरिक और हॉफमैन की लाइव फीड भी चल रही थी। वहाँ पर रिक को एक और टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसके थ्रू जिक्सॉ उसे बताता है कि वो आइवन के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो करना है उसे खुद ही करना है, लेकिन वो चाहे तो उसे ट्रैप की पोजीशन तक ले जा सकता है। रिक के बिना आइवन की गेम शुरू नहीं हो सकती, चॉइस उसकी है। आइवन की क्राइम्स देखते हुए रिक अपनी चॉइस चुन लेता है। वो फोर्सफुली उसे उस ट्रैप में फंसा देता है। उसके ट्रैप में फंसते ही रिक को एक मैसेज मिलता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन आइवन की
गेम अभी शुरू हुई थी। टाइम खत्म होने से पहले आइवन को अपनी दोनों आंखें फोड़नी थी, नहीं तो उसके बॉडी के टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह वो अपनी एक आंख फोड़ देता है लेकिन दूसरी नहीं फोड़ पाता, जिस वजह से उसे मरना पड़ता है। अब यहाँ पर रिक ने वैसा ही काम किया जैसा एमेंडा जिक्सॉ के लिए करती थी। पहले वो विक्टिम को लेके आया और फिर उसे ट्रैप में फंसाया, क्योंकि वो वही फील कर रहा था जो जिक्सॉ करता है। उसके मैसेज में लिखा था कि टीचर बनो और एक लाइफ बचाओ और वापस वहीं पर जाओ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अब रिक इस क्लू को पकड़ लेता है। कुछ टाइम पहले वो एक स्कूल में गया था जहाँ पर उसे पता चला कि एक लड़की को उसका फादर ही अब्यूज करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उस लड़की ने डर के मारे कुछ बोला ही नहीं और उसकी मॉम भी चुप थी क्योंकि वो आदमी उसे भी अब्यूज करता होगा। उस आदमी का नाम था रेक्स और उसकी माँ का नाम था मॉर्गन। ये तो हो गया पास्ट। अब आते हैं प्रेजेंट में। उधर स्ट्रैम जिल से पूछताछ कर रहा था। जिल उसे बताती है कि गिडियन ही जिक्सॉ के लिए सब कुछ था। गिडियन उनके होने वाले बच्चे का नाम था। अब यहाँ हमें फिर से पास्ट में जाना पड़ेगा। एक दिन जिल अपने क्लिनिक को बंद कर वापस जा रही थी और जिक्सॉ बाहर कार में उसका वेट कर रहा था। तब जिक्सॉ के पास एक लड़की आती है जिसे हम सब ने पहले भी देखा है। ये एडिसन है। ये सेकंड पार्ट में जिक्सॉ की विक्टिम थी। यहीं पर जिक्सॉ ने उसे नोटिस किया होगा। उधर जिल क्लिनिक से बाहर आ रही थी तभी सीसीएल नाम के आदमी चोरी के इरादे से अंदर आता है। चोरी तो कर ही लेता है लेकिन जाते जाते वो गलती से जिल के पेट पर दरवाजा मार देता है जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है। गिडियन के मरने के बाद ही जिक्सॉ पूरी तरह से बदल गया। अब फिर से आते हैं प्रेजेंट में। स्ट्रैम को इंट्रोगेशन बीच में ही रोकनी पड़ती है क्योंकि उन्हें एक और क्राइम सीन की रिपोर्ट मिली थी और वो क्राइम सीन है आइवन का। स्ट्रैम और पेरिस वहाँ पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो रूम एक लॉयर के नाम पर बुक्ड है जो है आर्ट ब्लैंक। जी हाँ, जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। वो उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उन्हें आर्ट ब्लैंक की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ फाइल्स मिलती है। एक के ऊपर एडिसन वाला मैसेज था और दूसरे के ऊपर वार्निंग थी। उन फाइल्स में क्या था ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उन फाइल्स को देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि जिन ऑफिसर को खतरा है वो एरिक और हॉफमैन नहीं बल्कि वो दोनों हैं। इसके बाद हम देखते हैं एरिक और हॉफमैन को और यहाँ पर हमें वो आदमी भी दिखाया जाता है जो उस गेम को कंडक्ट कर रहा है और वो है आर्ट ब्लैंक। आपको रेक्स तो याद ही होगा। आर्ट ब्लैंक उसी का लॉयर था। उधर रिक पहुंच जाता है उस स्कूल में जहाँ पर रैक वाला केस हुआ था। वहाँ पर रेक्स और उसकी वाइफ मॉर्गन एक ट्रैप में फंसे हुए थे। वहाँ पर रिक के लिए जिक्सॉ का मैसेज भी था, सेव एज आई सेव, यानी कि वैसे बचाओ जैसे मैं बचाता हूँ। रिक देखता है कि रेक्स ऑलरेडी मर चुका था लेकिन मॉर्गन जिंदा थी। वो कहती है कि मैं गेम जीत गई। अब यहाँ पहले उनकी गेम समझ लेते हैं। कुछ मेटल रॉड उनके बॉडी के आर पार थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें वो रॉड्स को निकालना था लेकिन वो सीधे नहीं थे। मॉर्गन के बॉडी पर वो ऐसे पॉइंट्स पर थे जहाँ से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता, लेकिन रेक्स के बॉडी में वो मेजर आर्टरीज के आर पार थी, यानी कि वो ऐसे ही खड़े रहे तो ब्लड लॉस से दोनों मारे जाएंगे। लेकिन मॉर्गन ने वो रॉड्स निकाल दी तो वो बच जाएगी लेकिन रेक्स मारा जाएगा। रेक्स की लाइफ मॉर्गन के हाथ में थी और उसने क्या चुना ये तो हमने देख ही लिया है। अब रिक के पास उसके लॉक की चाबी थी लेकिन उसने जिक्सॉ का मैसेज पढ़ लिया। उसे वेट से हेल्प करनी थी जैसे जिक्सॉ करता है और जिक्सॉ हेल्प करता है एक चांस देकर। उसका लॉक खोलने के बजाय वो उसे चाबी दे देता है और खुद की हेल्प करने के लिए कहता है। वहाँ उसे ट्रेसी की फोटो भी मिलती है जिसके पीछे लिखा था गो होम, लेकिन इसका मतलब कुछ और है जिसे रिक समझ जाता है। वो वहां से चला जाता है और जाते जाते फायर अलार्म ऑन कर देता है जो कि जिक्सॉ का तरीका नहीं हुआ। स्ट्रैम और पेरिस स्कूल में पहुंच जाता है और उन्हें पता चलता है कि जो भी लोग अभी तक मरे हैं उनका लॉयर आर्ट ब्लैंक ही था और वो जिलटक का भी लॉयर है। उन्हें आर्ट की दूसरी प्रॉपर्टी का एड्रेस मिलता है जिसकी आदि मालकिन जिलटक थी। इससे पहले कि वो वहां पर जाते वहां पर उन्हें बिली मिल जाता है। उसका टेप रिकॉर्डर प्ले करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो मैसेज पेरिस के लिए है। जिक्सॉ उसे कहता है कि कुछ ही देर में एजेंट स्ट्रैम एक इनोसेंट आदमी को मारने वाला है। वो पेरिस को कहता है कि उसका नेक्स्ट मूव क्रिटिकल है, जिसके बाद वो ओपन द डोर बोलने लगता है। पेरिस को कुछ समझ में नहीं आता इसलिए वो पास से सुनने की कोशिश करता है। तभी बिली का फेस ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े पेरिस के फेस में धस जाते हैं। जिक्सॉ ने उसे बताया था कि उसका नेक्स्ट मूव क्रिटिकल है और उसने ओपन द डोर भी कहा था पर वो समझ नहीं
पाई। उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और इस केस पर अकेला स्टैम बचा है। उधर आर्ट उन्हें बताता है कि उन्हें सिर्फ टाइम पूरा होने तक वेट करना है। एक और आदमी का टेस्ट चल रहा है, अगर टाइम पूरा होने तक उसने टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो वो तीनों ही बच जाएंगे। यहाँ पर जिस आदमी की बात हो रही है वो रिक ही है। अब हमें ये भी पता चलता है कि आर्ट भी जिक्सॉ का विक्टिम है। वो अपनी मर्जी से ये गेम कंडक्ट नहीं कर रहा, ये उसका टास्क है। उन्हें सब कुछ बता देने के बाद वो एरिक को एक गन और एक बुलेट देता है। इनकेस वो टाइम पूरा होने तक नहीं रुकना चाहता तो वो खुद को मार सकता है। उधर स्टैम बहुत गुस्से में था। वो जिल से आखिरी बार पूछता है कि आर्ट ब्लैंक कौन है। वो बताती है कि आर्ट जिक्सॉ का फ्रेंड और उसका बिजनेस पार्टनर था। उन्होंने साथ में एक वेयर हाउस बाय किया था जहाँ से जिक्सॉ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन जिल के मिसकैरेज के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपना बिजनेस और सारे सपने भी खत्म कर दिए। उसने आर्ट के साथ भी काम बंद कर दिया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर है और वो मरने वाला है। इसके बाद क्या हुआ वो तो हम जानते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिली को उसके बेटे गिडेन के लिए बनाया गया था, तभी उसे बिली से इतना लगाव है। कैंसर का पता चलने के बाद जब जिक्सॉ ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी उसके बाद जिल उसके पास गई थी, लेकिन तब तक वो अपना रास्ता चुन चुका था। वो अपने बेटे के कातिल सीसीएल को सजा दे चुका था। पहले जिक्सॉ ने एक पिग मास्क पहनकर चाइनीज फेस्टिवल में सीसीएल को किडनैप किया था। सीसीएल को जिस ट्रैप में फंसाया गया था उसका नाम है द नाइफ चेयर। उसे बाहर निकालने के लिए सीसीएल को अपने फेस को उन नाइफ पर पुश करना था जिससे वो उस ट्रैप से फ्री हो सके, और अब फ्री तो उसे होना ही था, इसलिए वो अपने फेस को पुश करने लगता है और वो फ्री भी हो जाता है। लेकिन फ्री होने के बाद वो जिक्सॉ के ऊपर अटैक कर देता है और दूसरे ट्रैप में फंसकर मर जाता है। ये वही ट्रैप है जिसे जिक्सॉ ने फर्स्ट पार्ट में यूज किया था। अब जिक्सॉ के इरादे जानकर जिल उससे दूर चली गई थी और तभी उन दोनों की कहानी का एंड हुआ था। यहाँ पर हमने जिक्सॉ के सबसे पहले विक्टिम को देखा और उन ट्रैप्स को देखा जो उसने सबसे पहले यूज किए थे। जिल की बातें सुनकर स्टैम अपना दिमाग चलाता है और फाइनली उसे वो क्लू मिल जाता है जिसका हिंट उसे सबसे पहले मिला था। 4 वॉल्स बिल्ड ए हाउस। उसे जाना है उसी वेयर हाउस में जिसे जिक्सॉ और आर्ट ने मिलकर खरीदा था। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि रिक भी वहाँ पर गया है, उसे भी यही क्लू मिला था। इस जी का मतलब है गिडियन, जो कि जिक्सॉ के कंपनी का नाम था। स्टैम उस वेयर हाउस के लिए निकल जाता है और रिक वहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका था। वहाँ पर रिक को एक मैसेज मिलता है। अब जिस वेयर हाउस में वो है वहाँ पर एरिक और हॉफमैन भी है। एरिक के ऊपर 2 बड़े आइस ब्लॉक लगे हुए हैं। अगर टाइम पूरा होने से पहले कोई उस दरवाजे को खोल देता है तो वो आइस ब्लॉक एरिक के फेस को क्रश कर देंगे। अब आप रिक को मिले मैसेज को समझ ही गए होंगे। आगे उसे एरिक और हॉफमैन के आईडी कार्ड मिलती है और साथ ही एक मैसेज भी था। स्टैम भी वहाँ पर पहुंच जाता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसी तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक चाबी भी मिलती है जिसके किचन में एक फैमिली फोटो थी और ये फोटो है जेफ के फैमिली की, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। अब एरिक की जान को 2 लोगों से खतरा था, रिक और स्टैम से। दोनों में से कौन उस दरवाजे को खोलेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उन दोनों के साथ ही हम वहाँ पर तीसरे आदमी को भी देखते हैं जो कि है जेफ। जी हाँ, वो भी वेयर हाउस में ही भटक रहा था, लेकिन वो तो पिछले पार्ट में कैद हो चुका था। थोड़ी देर में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। वो तीनों ही आगे बढ़ रहे थे और वो तीनों ही एक एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दरवाजे को खोलकर जेफ अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसे लिन मिलती है जिसे गोली लग चुकी थी और वो गोली मारी थी एमेंडा ने। ये इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सब हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, तो ये फिर से दोबारा क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम उसी टाइमलाइन में हैं। ये सब एक ही टाइम पर हो रहा है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो थोड़ी देर में समझ जाएंगे। इसके बाद हमें पता ही है कि जेफ एमेंडा को मार देता है और जिक्सॉ को भी मार देता है और फिर वो उसी जगह ट्रैप हो जाता है। जब वो वहाँ पर ट्रैप हुआ था तब तक स्टैम वहाँ पर पहुंच चुका था। दरवाजा उसके सामने ही बंद हुआ था। उधर एरिक के फ्री होने में सिर्फ 4 सेकंड बचे थे, लेकिन तभी रिक वहाँ पर पहुंच जाता है और एरिक की आवाज सुनकर वो सीधा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। एरिक उसे शूट भी कर देता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो दरवाजा खोल देता है और एरिक मारा जाता है। आर्ट उसे बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उसके लिए एक टेप रिकॉर्डर उठा रहा था, लेकिन रिक सोचता है वो गन उठा रहा है और वो उसे भी शूट कर देता है। वो टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और जिक्सॉ उसे बताता है कि वो सक्सेसफुली 90 मिनट के अंदर वहां तक पहुंच गया, जिसकी वजह से एरिक मारा गया है। यही उसका टेस्ट था।
जिक्सो ने उसे क्लियरली बताया था कि टाइम उसके साइड में है, लेकिन एरिक की आवाज सुनकर वो रह नहीं पाया। यही सब उसने एलिसन के वक्त भी किया था। उसके ऑब्सेशन ने एरिक की जान ले ली, नहीं तो वो बच जाता। अब एरिक तो मर गया, लेकिन उसके साथ हॉपमैन को भी मरना था, लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि वो मरने ही नहीं वाला था। वो जिक्सो को वही साथी है जिसने एलिसन को उस ट्रैप में फंसाया था, और इस पूरे टाइम वो इस गेम को कंडक्ट कर रहा था। रिक के ऊपर अटैक करने वाला भी वही है। वो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है और जाते जाते कहता है गेम ओवर, यानी कि वही अगला जिक्सो है। उधर स्टैम के आगे वही दरवाजा था जिसके पीछे जेफ कैद था। यहाँ पर उसे एलिसन का मैसेज याद आता है, ओपन द डोर एंड यू विल फाइंड मी। और रिक के पास वो चाबी भी थी। वो उस चाबी से उस दरवाजे को खोलता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है जेफ उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। सेल्फ डिफेंस में स्टैम जेफ को शूट कर देता है। यहाँ पर जिक्सो की कही एक और बात सच हो गई। उसने पेरिस को कहा था कि कुछ ही देर में स्टैम एक इनोसेंट आदमी को मार देगा। वो इनोसेंट आदमी जेफ ही है, क्योंकि उसके गन में बुलेट थी ही नहीं। क्योंकि आपको याद ही होगा कि उसके गन में एक ही गोली थी जिससे उसने एमेंडा को मार दिया था, यानी कि उसकी गन खाली थी। स्टैम ने उसे कोई चांस ही नहीं दिया। अभी वो कुछ समझ ही नहीं पाया था, तभी हॉपमैन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं पोस्टमार्टम रूम में, जहाँ पर जिक्सो का पोस्टमार्टम हो रहा था और हॉपमैन उसके पेट से निकले टेप को सुन रहा था, जिसमें जिक्सो कहता है कि उसे भी टेस्ट किया जाएगा और जिक्सो का काम उसके मरने से नहीं रुकने वाला। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये मूवी सॉ 3 की सिक्वल नहीं है, बल्कि ये सॉ 2 का सिक्वल है। इसकी टाइमलाइन एग्जैक्ट थर्ड पार्ट वाली है, यानी कि जब जेफ के टेस्ट चल रहे थे तभी रिक के टेस्ट चल रहे थे। जब लिन अपना काम कर रही थी तभी स्ट्रैम भी अपना काम कर रहा था, और इस पूरे टाइम एरिक और हॉपमैन वहाँ पर फंसे हुए थे। यानी कि दोनों मूवीज मिलकर एक मूवी बनाते हैं। इस मूवी का सिर्फ ओपनिंग और एंडिंग सीन ही प्रेजेंट में है, बाकी सब पास्ट में है। यानी कि जब इस मूवी के इवेंट हो रहे थे तब जिक्सो जिंदा था, लेकिन हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी। हालांकि फिल्म में कई सारे क्लूज थे हमें बताने के लिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि हॉपमैन को खबर मिलती है कि हॉस्पिटल से एक डॉक्टर गायब है, वो डॉक्टर लिन ही थी। और यहाँ पर हॉपमैन के हाथ में एक टॉय था जो कि जेफ की बेटी कॉर्बेट का है, यानी कि हॉपमैन जानता है कि कॉर्बेट कहाँ पर है। मूवी में एक क्लू बहुत ज्यादा दिखाया गया और वो था ओपन द डोर, और लास्ट में जाकर वो स्टैम्प के काम आया। और उसे 2 फाइल्स भी मिली थी, जिस पर एक के ऊपर मैसेज था और दूसरे के ऊपर वार्निंग। मैसेज तो हमें समझ आ ही गया जो कि स्टैम्प के लिए था, और वार्निंग पेरिस के लिए, क्योंकि वो पीछे हट जाती तो बिली के फटने से बच जाती। अब मूवी में एक चीज मिसिंग रह गई, हमें रिक के वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। रिक को बार बार उसकी फोटोज मिल रही थी, लेकिन एंडिंग तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। तानिया का क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर रिक को करना क्या था, तो जवाब सिंपल है, उसे कुछ भी नहीं करना था। वो ये सोचता था कि वो दूसरों को बचा सकता है, जबकि जिक्सो इसके उल्टा सोचता था। वो सोचता था कि हम ही खुद को बचा सकते हैं। जिक्सो ने रिक को उसका ऑब्सेशन खत्म करने का एक ऑप्शन दिया था, चॉइस उसकी थी। अब ऑब्सेशन खत्म करने के लिए उसे क्या करना था, किसी को नहीं बचाना था, सिंपल। उसे कुछ भी नहीं करना था, ना ही उसे ट्रैप किया गया था। वो अपने घर में एकदम फ्री था, लेकिन उसे एरिक जिंदा दिख गया था और उसका ऑब्सेशन ट्रिगर हो गया था, इसलिए वो खुद ही इधर से उधर भागता फिर रहा था। पहले ट्रैप में भी उसे कुछ नहीं करना था, उसे ब्रेंडो को वैसे ही छोड़ देना था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। दूसरे ट्रैप में उसका कोई रोल नहीं था, उसे वहाँ पर होना ही नहीं था। जिक्सो उसका कोई रिश्तेदार नहीं लगता, जो कि उसने जिक्सो का काम किया उसको ट्रैप करके, जो कि हॉपमैन भी कर सकता था। तीसरी गेम तो उसके जाने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। अगर वो वहाँ पर नहीं जाता तब भी मॉर्गन बची जाती, क्योंकि स्कूल तो सुबह खुलना ही था और फाइनल टेस्ट में उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, उसे वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। वो जबरदस्ती जिक्सो के गेम का हिस्सा बना। एंड में उसका ऑब्सेशन भी खत्म हो गया और वो खुद भी। अगर वो अपने घर में ही रहता तो उसे सब जिंदा मिलते। ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन अगर वो स्टैम से सब कुछ डिस्कस करता तब सबकी जान बच सकती थी, जैसे कि पेरिस की, आर्ट की, एरिक की, जेफ की, उसकी और स्टैम की भी। जिक्सो ने सबसे पहले मैसेज में उसे कह दिया था कि चॉइस उसकी है, और अब देखो उसके चॉइस ने कितनी जाने ले ली। अब इस मूवी में हमें जिक्सो के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, हमें बिली के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि वो ऐसे ट्रैप बना कैसे लेता है और उसका पहला विक्टिम कौन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी। अगर आप आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के पार्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं 100 पार्ट 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।